चलो बच्चे लोग, अब रिवाइज करते हैं अपने लोग फाइनल अकाउंट्स। कौन सा रिवाइज करना है भैया? फाइनल अकाउंट्स। देखो इस चैप्टर में बहुत कुछ है और बहुत कुछ नहीं भी है। ये चैप्टर सारे चैप्टर का क्या बोलते हैं, समरी है, समझ ली। अब फाइनल अकाउंट्स जैसे ही बोलते हैं तो पहले समझना चाहिए फाइनल अकाउंट्स किसका बनाना है। आपको फाइनल अकाउंट्स कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का बनाना है कि कोई ट्रेडिंग एंटिटी का बनाना है? अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का फाइनल अकाउंट्स बनाना है तो आपको बनाना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और अगर आपको ट्रेडिंग कंसर्न का बनाना है तो वहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनेगा, वहां ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस निकालने के लिए। पीएल बनाते हैं नेट प्रॉफिट, नेट लॉस निकालने के लिए। और बैलेंस शीट जो है पोजीशन स्टेटमेंट है, इसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज को प्रेजेंट करते हैं। अब ट्रेडिंग कैसे बनता है, पीएल कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनता है, ये सब आपको अच्छे से पता है, इसको लेकर टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसमें मेन क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स में जब सम देता है तो जनरली ये लोग एक ट्रायल बैलेंस दे देता है, उसके नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। तो मेन पार्ट याद रखने का है, जो भी चीज ट्रायल बैलेंस में आ गया है मतलब उसका जर्नल एंट्री पास हो चुका है, तो उसका सिर्फ एक इफेक्ट देना फाइनल अकाउंट्स में। मतलब जो भी आइटम ट्रायल बैलेंस में है एक जगह जाएगा, या तो ट्रेडिंग में, या तो पीएल में, या तो बैलेंस शीट में। और कोई भी चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन में गया है तो उसका दो इफेक्ट होगा। तो आपको एडजस्टमेंट्स वगैरह सब अच्छे से रिवाइज कर लेना। जैसे कि मैं आपको याद दिलाता हूं क्या क्या एडजस्टमेंट्स जनरली देते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एडजस्टमेंट देता है। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है तो इसका दो इफेक्ट होगा। नंबर वन, इसको एक्सपेंस के जाके ऐड कर दो ट्रेडिंग में या पीएल में, और दूसरा लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में। और अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिया तो सिर्फ एक इफेक्ट होगा, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कोई मान लो प्रीपेड एक्सपेंस दे दिया तो इसका कहां दिया ये देखो, पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन में दो इफेक्ट होगा। नंबर वन, इसको लेस कर देंगे एक्सपेंस से ट्रेडिंग पीएल में। दूसरा ये जाएगा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में। और अगर ये प्रीपेड एक्सपेंस आपको ट्रायल बैलेंस में दे दे तो इसका एक इफेक्ट होगा, यानी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ऐसे अक्रूड इनकम देता था, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया तो दो इफेक्ट, इनकम के साथ जाके ऐड कर दो पीएल में, और दूसरा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। और यही अक्रूड इनकम अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिया तो इसका एक इफेक्ट होगा, यानी बैलेंस शीट के एसेट साइड में। प्री रिसीव इनकम दे दिया एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो दो इफेक्ट कर देना। नंबर वन, आप क्या करोगे, इसको सबसे पहले इनकम से लेस करके दिखाओगे पीएल में, दूसरा लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में। और यही प्री रिसीव इनकम अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दे दिया है तो इसका एक ही इफेक्ट होगा, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ऐसे ही मान लो डेप्रिसिएशन है, अगर डेप्रिसिएशन आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेटा दिया हुआ है तो दो इफेक्ट होगा। नंबर वन, पीएल में टू डेप्रिसिएशन करके लिख देना, खर्चा चार्ज करना, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड से लेस करना है। और अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में दे दिया है तो इसका मतलब एडजस्टमेंट हो गया, सिर्फ एक इफेक्ट डालना है, ये डेप्रिसिएशन को सिर्फ पीएल में लिखना, बैलेंस शीट में एसेट साइड से लेस करके मत लिखना। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दो इफेक्ट, नंबर वन ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखेंगे। और यही क्लोजिंग स्टॉक कभी ट्रायल बैलेंस में दे दो सिर्फ एक इफेक्ट होगा, इट विल गो टू एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। याद आ रहा है, ये सारा एडजस्टमेंट था। अब आप लोगों को वो मैनेजर कमीशन दे देता था, उसमें वो चक्करबाजी होता है लैंग्वेज का, आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग। अगर आपको आफ्टर चार्जिंग बोला है 5% कमीशन है तो आप अपना प्रॉफिट बिफोर कमीशन पता कर लो, पीएल का क्रेडिट साइड माइनस पीएल का डेबिट में जितना खर्चा है कमीशन छोड़ के सब माइनस कर दो, प्रॉफिट बिफोर कमीशन। आफ्टर चार्जिंग 5% बोला है तो 5/100 करके अमाउंट निकाल लेना, और बिफोर चार्जिंग बोला है तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू 5/100 कर देना। आफ्टर चार्जिंग मतलब 5/105 और बिफोर चार्जिंग मतलब 5/100। अब इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आप लोग को अच्छे से पता है। और ये कहां जाएगा, मैनेजर कमीशन एक तो पीएल में जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। आप लोगों को वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट करने के लिए देता है, वो सब भी हो जाएगा। म्यूचुअल सेट ऑफ देता है, मतलब एक आदमी है जो तुम्हारा डेटर भी है और क्रेडिटर भी है। डेटर 10,000 का है, क्रेडिटर 8,000 रुपए का है। तो ऐसे म्यूचुअल सेट ऑफ में करते हैं जो लोअर अमाउंट होता है 10 और 8 में लोअर 8,000, वो डेटर और क्रेडिटर दोनों से एडजस्ट कर देंगे। फिर वो प्रोविजन का एडजस्टमेंट देता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। बस याद यहां पर ये रखना कि अगर आपके पास ओल्ड प्रोविजन है तो बैड डेट प्रोविजन अकाउंट में क्लोज होता है, किंतु ओल्ड प्रोविजन नहीं है तो बैड डेट को पीएल में क्लोज करना, और प्रोविजन का अकाउंटिंग सीखी है। अब आपको देता है गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, एडिशनल इंफॉर्मेशन, दो इफेक्ट। नंबर वन, परचेज से लेस कर देंगे। नंबर टू, बैलेंस शीट में ड्राइंग से ऐड कर देंगे, और टोटल ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल से लेस हो जाता है। तो ये सारा एडजस्टमेंट है। ऐसे जितना एडजस्टमेंट में बोलते जाऊं चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा।
मैं क्या कर रहा हूं, आपको फटाफट एक सम के थ्रू ये सारा चीज मैं प्रैक्टिस कराने का कोशिश करता हूं, ठीक है ना। चलो फटाफट एक सम लेके इस पार्ट को क्लियर करते हैं। द फॉलोइंग क्या बोल रहा है देखो यहां पर, द फॉलोइंग आर द बैलेंसेज ऑन 31st March 2004 एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ XYZ। तो मिस्टर XYZ है, उसका बैलेंसेस दिया है, तो अकाउंट का बैलेंस है मतलब बेसिकली ट्रायल बैलेंस ही हो गया। अब ये ट्रायल बैलेंस है तो कोई एक जगह जाएगा, डिस्कस कर लेते कहां जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी जाना चाहिए तुम्हारे बैलेंस शीट में, एसेट साइड। फर्नीचर बैलेंस शीट में जाना चाहिए। बैंक ओवरड्राफ्ट भी बैलेंस शीट मगर लाइबिलिटी साइड। कैपिटल जाना चाहिए बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। ड्राइंग्स बैलेंस शीट में जाके हम लोग कैपिटल से लेस करके दिखाएंगे, इसलिए कैपिटल में स्टार लगा दिया कि याद रहेगा कि यहां पर एक एडजस्टमेंट है, हमको करना है। परचेज जाएगा ट्रेडिंग में, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में, वेजेस भी ट्रेडिंग में। देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया है, तो मैं एक तो प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट अकाउंट एक तो बनाऊंगा, और ये अपना ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दिया है, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अगर अब बैड डेट दे देते, ओल्ड प्रोविजन है, तो वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में क्लोज करना, और अगर कोई डिस्काउंट अलाउड दे दे तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट में क्लोज करने का। डेटर कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। क्रेडिटर कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। बैड डेट ये प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट में क्लोज करने का। बैड डेट रिकवरी इनकम है, ये पीएल के क्रेडिट साइड में जाएगा। सैलरीज खर्चा है पीएल में। सैलरीज पेबल ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो इसका एक ही इफेक्ट होगा, दैट इज लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। प्रीपेड रेंट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसका मतलब ये बैलेंस शीट के कौन सा साइड में जाएगा, एसेट साइड में जाएगा। एक ही इफेक्ट होगा ना। रेंट दिया है पीएल में, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग, कैरेज आउटवर्ड पीएल, सेल्स ट्रेडिंग, एडवर्टीजमेंट पीएल, प्रिंटिंग पीएल, सब खर्चा है ना। कैश इन हैंड बैलेंस शीट, कैश एट बैंक बैलेंस शीट, ऑफिस एक्सपेंस पीएल में जाना चाहिए। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन ये भी पीएल का आइटम है। तो मैंने क्लासिफाई कर लिया कौन सा ट्रेडिंग कौन सा पीएल। अब एक बार मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ता हूं, क्या क्या इफेक्ट होगा समझो। परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न 2575, से परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न का भी डेबिट होता है। ये लोग गधेड़ा लोग क्या किया है, सेल्स रिटर्न को परचेज के साथ जोड़ दिया, तो गलत किया है। इसका मतलब परचेज से मुझे निकालना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न को इसके साथ जोड़ के नहीं लिख सकते। अब ये सेल्स रिटर्न है, तो इसका ओरिजिनल एडजस्टमेंट क्या है, इसको सेल्स से लेस करके दिखाना पड़ेगा, तो सेल्स में क्या एडजस्टमेंट होगा। ऐसे ही बोला सेल्स इंक्लूड परचेज रिटर्न, सेल्स के अंदर परचेज रिटर्न घुस गया, तो सेल्स के अंदर परचेज रिटर्न घुस गया तो क्या करेंगे, सेल्स के अंदर परचेज रिटर्न जाना चाहिए नहीं, तो निकालना पड़ेगा, तो पहले सेल से हटा देंगे। और परचेज रिटर्न नॉर्मली किससे लेस होना चाहिए, परचेज से, तो फिर हम लोग परचेज से भी लेस करके दिखाएंगे। समझ रहे हो, मैं डिस्कस कर ले रहा हूं पहले। गुड्स विथड्रॉन बाय मिस्टर XYZ फॉर ओन कंजम्पशन इंक्लूडेड इन परचेज। सीधा सा बात है कि भैया गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज है, इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री होता है ड्राइंग्स टू परचेज। तो एक तो परचेज में घुस गया तो परचेज से निकालना पड़ेगा, तो परचेज से लेस करके दिखा देंगे। और दूसरा इफेक्ट जाएगा ड्राइंग्स में, ड्राइंग्स के साथ ऐड करके दिखा देंगे, तो ड्राइंग्स में क्या इफेक्ट जाएगा। अच्छा फिर क्या बोला है, वेजेस पेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट के कॉस्ट के साथ ऐड हो जाना चाहिए, एसेट में घुसना चाहिए। अमाउंटिंग टू 450, ठीक है, वेर इंक्लूडेड इन वेजेस, गधेड़ा कहीं का वेजेस में डाल दिया, वेजेस में थोड़ी ना जाना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसको पहले वेजेस से निकालोगे और दूसरा प्लांट एंड मशीन में जाके ऐड कर दोगे। मतलब देखो प्लांट एंड मशीन 19550 है ना, उसमें 450 ऐड हो जाएगा, तो प्लांट एंड मशीन तुम्हारा 20,000 का हो जाएगा। तो प्लांट एंड मशीन में जब डिप्रिसिएशन करोगे 19550 में नहीं, 20 के ऊपर डिप्रिसिएशन करोगे। ठीक है सर। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर पब्लिसिटी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट टू परचेज। तो इसका पहला इफेक्ट होगा भैया परचेज में जाके लेस करेंगे, और दूसरा एडवर्टीजमेंट में इफेक्ट है, क्योंकि मेरे पास एडवर्टीजमेंट अकाउंट है, तो मैं एडवर्टीजमेंट में जाके ऐड करके दिखाऊंगा, तो एडवर्टीजमेंट में ऐड होगा और परचेज से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आ गया। ठीक है सर, आगे क्या बोल रहा देखो, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, डेटर पे प्रोविजन बनेगा,
इसका हेल्प होगा प्रोविजन अकाउंट बनाने में। सुनना, मेरा जो डेटर है ना, डेटर, इसके ऊपर प्रोविजन का एडजस्टमेंट आएगा, कर लेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट, और ये प्रोविजन अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस बन के आएगा। और दूसरा बोल रहा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी बोल दिया 2.5%, तो वो भी होगा। एक तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट में इफेक्ट जाएगा और दूसरा इफेक्ट डेटर अकाउंट में, डेटर से लेस करके दिखाते हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी 15% और फर्नीचर फिटिंग्स पे 10% बोल रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन का भी दो इफेक्ट होगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में। नंबर 1, एक तो पीएल में जाएगा, अपने लोग को पीएल में डेबिट साइड में 2 डेप्रिसिएशन लिखना है, और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट से लेस करके दिखाना है, तो प्लांट एंड मशीनरी में भी लेस करके दिखाएंगे और फर्नीचर में भी लेस करके दिखाएंगे डेप्रिसिएशन। मैं स्टार लगा लेता हूं, इससे याद रहता है कि इसमें मेरा एडजस्टमेंट्स है, तो मेरे लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, और कोई बड़ा बात नहीं है सर। ठीक है सर, आगे क्या बोला जरा देखो। आगे प्रिंट, ये कहां गया, मैं यहां था, हाँ। अब पॉइंट नंबर 7 में कुछ बोल रहा है, उसको बड़े ध्यान से देखना। क्या बोल रहा है देखो, बोलता है बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। बोल रहा है हमारे पास देखो एक ना बैंक ओवरड्राफ्ट है यहां पर। बोला हाँ दिखाई दे रहा है भैया, बैंक ओवरड्राफ्ट है, देखिए यहां पर है 80,000 का। बोले बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक से लिए हैं, तो बैंक मेरा खूबसूरत चेहरा देख के तो नहीं लिया, हमको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो हमारे गोडाउन में जो भी स्टॉक रहता है वो गिरवी रख दिए, कि गोडाउन में जो स्टॉक है गिरवी है, उसके ऊपर बैंक को डील लिया हमने, लिया होगा। फिर क्या बोल रहा है देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/4। हाँ 31/3/4, अभी देखा ईयर के एंड में बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 80,000 है। हैज बिन कंसिडर्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, एज 80% है, किसका, रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक का। किस दिन का स्टॉक, अगर 31 मार्च का बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो 31 मार्च का जो स्टॉक है यानी क्लोजिंग स्टॉक, उसका 80%। किंतु आपने ध्यान दिया है क्या, ये बोला है 80% किसका, स्टॉक का नहीं, रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक। मतलब सुनो ना, पहला पेज में वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1। तो ये लोग अपने को पहला लाइन बोला कि हमारा जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, हाँ जी, वो बोलता है 80% है किसका, ऑफ रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक। ऑफ स्टॉक कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। मैं क्लोजिंग स्टॉक समझता हूं, किंतु ये रियल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, तो वो लोग समझाया है ब्रैकेट में। रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक कैसे निकालते हैं, डिडक्टिंग 20% एज मार्जिन। बोलता है कि आप अपना क्लोजिंग स्टॉक ले लो, वहां से 20% माइनस कर दो, तो जो आएगा वो है रियल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। एक ही बात है ना, क्लोजिंग स्टॉक से 20% माइनस करेंगे कितना बचेगा, 80%। शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक का 80% रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक है। ये लोग वही चीज वापस बताया, एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू 80% ऑफ द सेम हैज बीन अलाउड टू ड्रॉ एज एन ओवरड्राफ्ट। बोला भाई 80% एडजस्ट करके हम लोग निकाल लिए ओवरड्राफ्ट। मतलब एक और बात पता चल गया मुझे यहां से, कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका 80% कर देंगे तो हमें क्या मिलता है, रियल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये 2 लाइन दे दिया है। अब समझो बैंक ओवरड्राफ्ट तो सब में दिया हुआ था ना, बैंक ओवरड्राफ्ट 80 है, तो मुझे ये फिगर पता है बैंक ओवरड्राफ्ट 80 है, तो 80,000 इक्वल्स टू 80% ऑफ रियल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि मुन्ना बता तो मुझे कि रियल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपके लिए, तो आप क्या बोलोगे, 80,000 डिवाइडेड बाय 80%, दैट इज हाउ मच, 1 लाख। तो ये रियल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है। किंतु ये बात समझो कि आपका जो भी क्लोजिंग स्टॉक है उसका 80% इक्वल्स टू रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक मतलब 1 लाख है, तो क्लोजिंग स्टॉक का 80% 1 लाख है। तो मैं बोल सकता हूं कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 1 लाख डिवाइडेड बाई 80%, यानी क्लोजिंग स्टॉक आपका कितने का हो गया, 1,25,000। तो ये जो लास्ट वाला वर्किंग दिया था, ये क्या निकालने के लिए दिया था, ये क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए दिया था। तो मुझे एक बात समझ में आ गया कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 1,25,000।
एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, ट्रायल बैलेंस में नहीं है, तो इसका दो इफेक्ट होगा। नंबर वन, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में लिखेंगे, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड। इसके अलावा मैं सोच रहा हूं कि और एक वर्किंग बना ही लो। जब वर्किंग बनाना चालू किया है तो प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट में बना ही लेता हूं। वही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोलो चाहे प्रोविजन फॉर बैड डेट बोलो, बात एक ही है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोलो चाहे प्रोविजन फॉर बैड डेट बोलो, बात एक ही है। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, प्रोविजन का चर्चा पहले करके खत्म कर देता हूं। मैं बोल रहा हूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस 3200 है, तो मैं ओपनिंग बैलेंस को आके यहां पर लिख दिया बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 3200। क्योंकि ओल्ड प्रोविजन है तो बैड डेट यहां क्लोज होना चाहिए। अपने पास एक बैड डेट था, ये देखो बैड डेट 1100, तो यहां क्लोज होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं टू बैड डेट 1100 यहां क्लोज होना चाहिए। इसके बाद नीचे बोला था एडिशनल इंफॉर्मेशन में, मैं दिखाता हूं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% बनेगा डेटर का, मेंटेन करना है। मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस दिया है कि अपना जो डेटर है ना कितना 1,20,000, हाँ इसका 5%, 1,20,000 का 5%, 12,560, 6,000 होगा। तो 6,000 प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस है। तो अगर इतना दूर आपको समझ में आ गया तो एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको, हाँ भैया दिखाई दे रहा है। वो डिफरेंस पीएल में जाने वाला है। ड्यूरिंग देयर कितना मैंने प्रोविजन क्रिएट किया है वो पता चल जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर मुझे पता चल जाएगा कि कितना जाना चाहिए प्रोविजन में। एक्चुअली मैंने ये सम सेलेक्ट किया जिसमें प्रोविजन का काउंटिंग सुंदर से कवर हो जाए, क्योंकि जनरली बच्चों को इसमें दिक्कत होता है। तो ये वाला जो 3900 लिख रहा है ये तो पीएल में चला जाएगा, नंबर वन समझो ये वाला। और दूसरा प्रोविजन का जो क्लोजिंग बैलेंस है 6,000, इसको डेटर से लेस करके दिखाओगे। इसके अलावा एक और वर्किंग में अभी दिखा के खत्म कर देता हूं। वर्किंग नोट नंबर 3, दैट इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ये भी मैं आपको दिखा देता हूं कि ये अकाउंट कैसे बनाना पड़ता है। सर क्या वर्किंग में ये सब अकाउंट दिखाना कंपलसरी है? यस सर। सर नहीं दिखाया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक एक नंबर कटता है एक एक वर्किंग का। भरोसा नहीं होता है तो एग्जाम में ट्राई करके देख सकते हो, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है ना। देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर जो है इसका बैलेंस दिया हुआ था 1375, तो एकदम सेम तरीके से बनता है। इसका ओपनिंग बैलेंस पता चल गया 1375। क्योंकि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बना हुआ है तो अगर कोई भी डिस्काउंट अलाउड होगा तो वो यहां क्लोज हो जाएगा। किंतु मजा का बात है हमने पूरा सम पढ़ लिया, यहां कोई डिस्काउंट अलाउड नहीं दिया हुआ था तो क्लोज नहीं होगा। मैं जानबूझ के लिख के दिखा दिया कि बाई चांस अगर कभी कोई डिस्काउंट अलाउड आए तो यहां लिख देना। आप चाहो तो एग्जाम में इग्नोर कर सकते हो यहां पर, अगर नहीं है आइटम तो होगा तो दिखाना ही पड़ेगा। और प्रोविजन कितना मेंटेन करना है तो ये लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया था कि प्रोविजन हमको मेंटेन करना है कितना परसेंट, 2.5%। 2.5% किसका? आपका जो डेटर है ना, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, उसमें से न्यू प्रोविजन जो मेंटेन कर रहे हो वो माइनस कर लो, उसका 2.5%। याद रखना डेटर माइनस न्यू प्रोविजन जो क्रिएट किया है उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनता है। नहीं 1,20,000 माइनस 6,000 इंटू 2.5, 1,20,000 माइनस 6,000 इंटू 2.5%, ये आ गया 2,856। तो ये सब का क्या काम वाम है जल्दी से समझा देते हैं। देखा टोटल 2,850 है, 1375 माइनस किया, डिफरेंस इस साइड में आ रहा है 1475। मतलब इतने रुपए का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट मेरे को क्रिएट करना पड़ रहा है। तो पीएल बनाएंगे ना तो ये 1475 पीएल में डाल देंगे, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बोल के। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना क्लोजिंग बैलेंस 2,850 का क्लोजिंग बैलेंस है, प्रोविजन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, समझ रहे हैं? 2,850 प्रोविजन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। ये डेटर में लेस करके दिखाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक तो समझ में आ गया हूं। अब मैं अपना क्या करता हूं, वर्किंग का काम हो गया है, मैं अपना ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बना के रेडी कर लेता हूं। भैया वर्किंग कहां करना चाहिए? देखो वर्किंग एक जगह होना चाहिए, या तो सम के स्टार्टिंग में करके दिखा दो या तो सम के एंडिंग में दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक जगह। स्कैटर मत करना कभी भी वर्किंग को, थोड़ा सा पहले थोड़ा बीच में थोड़ा बाद में, ऐसे मत करना बस। अच्छा तो मैं बनाने चला आपके लिए ट्रेडिंग पीएल। ये नाम दिया था ना मिस्टर, क्या नाम था, XYZ। तो मिस्टर X Y और Z मैं बना रहा हूं ट्रेडिंग
एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक फ्रेश पेज में पूरा एक पेज का बना लो, मतलब 1 पेज डाल लो। ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2004। बच्चे अपना क्विक रिवीजन है ना, इसलिए मैं क्विकली कर रहा हूं। अगर अपने लोग प्रॉपर क्लास कर रहे होते तो इसी बात को मैं बहुत लहरा लहरा के बता रहा होता। ये सब आपका भी किया हुआ होना चाहिए इस लेवल में आके। अब आपको बस फटाफट में रिकैप करवा रहा हूं कि ऐसे ऐसे होता है, याद आ जाता है। और साथ साथ ना लिखते लिखते करना हमेशा। और ये जो पीडीएफ है ना, बेस्ट होगा पीडीएफ का सबसे पहले प्रिंट आउट निकाल लेना। समझ रहा मेरा बात? प्रिंट आउट निकाल लो, प्रिंट आउट निकाल के फिर बैठो। एक पेज ट्रेडिंग पीएल बना लो और एक पेज बैलेंस शीट बना लो। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2004। भैया बैलेंस शीट भी एक पन्ने का? नहीं नहीं, बैलेंस शीट एक पन्ने का क्या करेगा, आधा आधा पेज काफी होगा बैलेंस शीट। ठीक है भैया, ट्रेडिंग पीएल भी बन गया भैया, बैलेंस शीट भी बन गया। अब वो रुपीज एसेट लायबिलिटी वो सब तुम भर लेना, मैं वो भर के काम नहीं कर रहा हूं। पहले मैं चला अपना ट्रेडिंग बनाने के लिए। मेरा काम या मेरा आइडिया एक ही है, मेरा टेक्निक एक ही है। कोई भी आइटम उठाओ उसको पूरा का पूरा खत्म करो पहले। तो कैसे करने का खत्म, देखो मैं भी दिखाता हूं। सबसे पहले मैं ट्रेडिंग बना रहा हूं तो मैं टी खोज रहा हूं अपने इसके अंदर। टी कहां मिल रहा है मुझे, खोज रहा हूं। एक मिला ओपनिंग स्टॉक 32,250, तो मैं ट्रेडिंग में आके लिखा 2 ओपनिंग स्टॉक 32,250। फिर मिला मुझे परचेज 1,60,000 मगर 4 स्टार के साथ, मतलब 4 ठो एडजस्टमेंट है परचेज में। मैंने लिखा 2 परचेज 160। पर कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन छुएंगे ना, उसका डबल एंट्री फिनिश करते हुए जाएंगे। 4 में पहला क्या था, पहला बोला था गलती से ये लोग सेल्स रिटर्न इंक्लूड कर लिया, तो मेरे को यहां से सेल्स रिटर्न हटाना है। गलती से डाल लिया सेल्स रिटर्न 2575। पहला एडजस्टमेंट सेल्स रिटर्न का कर दिया। दूसरा सेल्स रिटर्न तो सेल्स के साथ भी एडजस्ट होगा। अभी मुझे सेल्स का फिगर नहीं पता, पर मैं पहले से एडजस्टमेंट लिख दे रहा हूं जिससे बाद में भूल नहीं जाऊं। डबल एंट्री कंप्लीट नहीं करोगे तो बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा, कुछ ना कुछ भूल ही जाओगे। तो आदत डाल लो ऐसे 2575, पहले ही सेल्स रिटर्न हो गया। ये वाला काम पूरा हो गया, मेरे को देखना भी नहीं दोबारा। उसके बाद बोलता है कि भैया परचेज रिटर्न 1725, गलती से सेल्स में डाल दिया था, तो सेल्स से तो लेस होगा क्योंकि सेल्स में डाल दिया था परचेज रिटर्न, और ये अमाउंट था अपना 1725। क्योंकि परचेज रिटर्न है तो परचेज से भी लेस होगा, तो लेस परचेज रिटर्न। देखो 2 इफेक्ट होता है कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन का, वो 2 इफेक्ट खत्म करते हुए जाओ तो आपका बैलेंस शीट एक बार में टैली करेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा, कांड हो जाएगा। अभी 2 ही एडजस्टमेंट हुआ, 2 और बाकी था। एक था गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 3500, ड्राइंग्स टू परचेज, तो पहले परचेज से लेस करेंगे ड्राइंग्स बोल के। ये अमाउंट था 3500 का। साथ साथ लिखते रहना सर, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। सर ये क्या बात हुआ, अरे क्विक रिवीजन का मतलब क्या हुआ फिर? हाँ? अभी भी मैं लहराऊंगा तब तो कांड हो जाएगा आपके साथ। और सुनो ना, इधर आ जाओ। दूसरा इफेक्ट ड्राइंग्स में जुड़ेगा ना, तो ड्राइंग्स में जुड़ेगा मतलब पहले कैपिटल आएगा, उसके साथ आपका फिर वो नेट प्रॉफिट जो आएगा ड्यूरिंग द ईयर वो ऐड हो जाएगा, और ड्राइंग्स लेस होगा। मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूं, आपका जो भी ड्राइंग्स का फिगर होगा उसके साथ 3500 जोड़ दिया जाएगा। 3500 था ना, हाँ, तो मैं पहले से लिख के रख लिया तो मेरा डबल एंट्री कंप्लीट हो गया, तो छूटेगा नहीं आगे जाके कुछ। समझ रहे हो? अच्छा, उसके बाद ड्राइंग्स का एक परचेज का और एक एडजस्टमेंट था। गुड्स वो फ्री सैंपल बांटे थे, एडवर्टीजमेंट टू परचेज 825 है ना, हाँ, तो सबसे पहले परचेज से लेस कर देंगे एडवर्टीजमेंट या सैंपल बोल के 825। दूसरा एडवर्टीजमेंट पीएल में जाना चाहिए, तो पीएल में ना कहीं पर भी बीच में आके थोड़ा सा जगह रख के ऐसे रख दो, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो भी होगा उसके साथ ये ऐड हो जाएगा सैंपल,
थोड़ा नीचे जाके लिख दिया क्योंकि पीएल नीचे कहीं बनेगा तो कहीं छूट नहीं जाए। 825 इसके साथ यही एडजस्टमेंट था, 825 कर दिया। ये अब एडवर्टीजमेंट का फिगर देख लो। नहीं अभी नहीं देखता हूं मैं अपने डबल एंट्री कंप्लीट कर रहा हूं। एक एक आइटम उठाएंगे कंप्लीट करेंगे। यहां 4 एडजस्टमेंट हो गया, काम खत्म। 4 स्टार लगा था, 4 एडजस्टमेंट हो गया। 160 माइनस 2575 माइनस 1725 माइनस 3500 माइनस 825 11 1,51,375 151,375 हो गया। अब मैं वापस चला जा रहा हूं मेरे ट्रायल बैलेंस में। मैं खोज रहा था टीटीटी, फिर मिला मुझे वेजेस एक स्टार के साथ 12,165। मैं लिखा 2 वेजेस 12,165। वो स्टार से मुझे याद आया वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन बोला था, ये वाला पॉइंट नंबर 3 450 गलती से वेजेस में डाल दिया था, तो ये इंस्टॉलेशन का खर्चा है, गलती से वेजेस में डाल दिया था, तो वेजेस से तो माइनस करना पड़ेगा। वेजेस से तो माइनस करना पड़ेगा। 12,165 ही है ना, देख ले भाई 165 है, हाँ ठीक है। और माइनस क्या 450 11,715 और इंस्टॉलेशन जाके प्लांट एंड मशीनरी में ऐड हो जाएगा, तो बैलेंस शीट में पक्का पक्का बनेगा आपका प्लांट एंड मशीनरी। उसका क्या वैल्यू है मेरे को नहीं पता, मैं नहीं दिखा अभी, मैं नहीं जा रहा। मुझे पता है कि इसके साथ ये इंस्टॉलेशन ऐड करके दिखाना पड़ेगा 450, तो मैं ऐड कर दूंगा। हाँ बाद में डिप्रिशिएशन वगैरह भी आएगा तो वो भी लेस होगा, छोड़ दो, उसके लिए मुझे क्या करना है। पर मैं इंस्टॉलेशन लिख के छोड़ दिया, जैसे मेरा डबल एंट्री कंप्लीट हो गया। दोबारा मैं इसको नहीं देखना, कोई भी एक चीज पकड़ो तो पूरा खत्म करो। दोबारा देखने जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, फाइनल अकाउंट्स बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए आपका टाइम लगता है और मतलब खत्म नहीं होता एक बार में। अच्छा, और टीटीटी खोज रहा हूं मैं, ओपनिंग परचेज वेजेस हो गया, टी 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 टी, हाँ मिल गया। कैरेज इनवर्ड है 1125, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया, तो टू कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड 1125, कैरेज इनवर्ड भी मिल गया। चलो ये भी बढ़िया हो गया। कैरेज इनवर्ड के बाद और क्या मिल रहा है मुझे, सेल्स मिल रहा है 215,300, 2 एडजस्टमेंट के साथ है। सेल्स है 215,300 और देखो 2 एडजस्टमेंट पहले से रेडी होके बैठा है, सज धज के बैठा है। मुझे तो नेट फिगर बैठाना है। 215,300 माइनस 2575 माइनस 1725 कर कुरा के ये आ रहा है 2,11,000 का सेल। ट्रेडिंग का जो जो आइटम है चुपचाप उठाओ, फटाफट खत्म करो, हो गया भैया। फिर टीटीटी खोज रहा था, मेरा जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है इसमें टीटीटी खत्म हो गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ ट्रेडिंग का बचा है क्या? फर्स्ट आइटम पूरा खत्म, सेकंड खत्म, थर्ड खत्म, फोर्थ खत्म, फिफ्थ अभी तक खत्म नहीं हुआ है, प्रोविजन वाला अभी बात किए नहीं हम लोग, ठीक है। 6 बचा हुआ है। 7 से मिल गया मुझे क्लोजिंग स्टॉक। मैंने इसके लिए वर्किंग नोट 1 बनाया था, 1,25,000 आया था, तो बस मैं यहां लिखूंगा बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक 1,25,000। वर्किंग नोट मेंशन कर दो सर, अगर आपने कोई मेहनत किया है, वर्किंग नोट बनाया है तो जरूर मेंशन करो, टीचर जाके चेक करेगा वहां पर। अरे व्हेन यू हैव इट फ्लॉन्ट इट ना डूड, समझो, है तो फ्लॉन्ट करो। तो देखो मैंने बनाया, मार्क्स दो मेरे को। बस ट्रेडिंग का तो और कोई आइटम बचा नहीं, अगर आप देखो तो सब खत्म हो गया है। ट्रायल बैलेंस भी हो गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी, तो डिफरेंस का फिगर जीपी निकल जाएगा। हाँ डिफरेंस का फिगर आपका क्या निकलेगा, जीपी निकल जाएगा सर। तो मैं जीपी निकालने जा रहा हूं, ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ जी 211 प्लस 125, ये मिला के 336 हो गया। 336 माइनस 32,250 माइनस 151,375 माइनस 11,715 माइनस 1125। तो यहां पर जीपी का एक बितरंगा सा फिगर आ रहा है 1,39,535। इसको लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन। और जो भी आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन होगा तो जीपी ब्रॉड डाउन भी होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन लिखेंगे 1,39,535। मेरा ट्रेडिंग हो गया। अब मैं पीएल बनाना चाहता हूं, मैं पीपीपीपी आइटम खोजूंगा अपने ट्रायल बैलेंस पे। पीपीपीपी क्या खोजेंगे? पीपीपीपी, पीपीपीपी, पीपीपी। ठीक है सर, खोज के बताओ सर, ज्यादा नौटंकी मत करो सर।
अच्छा ठीक है, मैं पी खोजने गया, मुझे पहले मिल गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मुझे वर्किंग नोट 1 याद आया और मुझे याद आया कि हमको प्रोविजन क्रिएट करना है 39, तो एंट्री बनेगा पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। वर्किंग नोट 1 के हिसाब से आ गया 3900। मैंने बोला दो इफेक्ट तुरंत खत्म करो, प्रोविजन बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर से भी लेस होना चाहिए, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला गया और यहां लिख दिया मैं सन्ड्री डेटर। डेटर कितने का था वो मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है कि मुझे यहां से प्रोविजन फॉर बैड डेट लेस करना चाहिए। वो भी कौन सा फिगर, जो प्रोविजन का बैलेंस है, वो कौन सा फिगर, ये वाला प्रोविजन का जो बैलेंस है, ये वाला फिगर 6000, तो मैं लेस कर दे रहा हूं। तो क्या दोबारा प्रोविजन अकाउंट में आके देखना ही नहीं पड़ेगा, 6000 लेस किया, डबल एंट्री खत्म, प्रोविजन का काम तमाम किया। उसके नीचे था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये वाला, इसके लिए बनाया था हमने वर्किंग नोट नंबर 2, तो मैं वर्किंग नोट 2 में गया, इस बार मैंने क्रिएट किया है कितने का, 1475 का, तो पीएल में चला गया, वहां लिखो 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, वर्किंग नोट 2 1475, 75 था ना, हाँ। इसका दूसरा इफेक्ट होगा, प्रोविजन का जो क्लोजिंग बैलेंस है ना 2850, डेटर से लेस करके दिखाएंगे, तो मैं डेटर में चला गया लेस करके दिखाने के लिए, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2850। डेटर कितना है मुझे नहीं पता, प्रोविजन मिला, प्रोविजन खत्म कर दिया, डबल इफेक्ट हो गया। अब प्रोविजन डबल इफेक्ट खत्म हो गया, मतलब ये वाला जो प्रोविजन का स्टोरी था कहां गया, ये पॉइंट नंबर 5 ये भी खत्म हो गया सर। आप सोचो 1 2 3 4 5 पूरा खत्म हो गया, 7 भी हो गया, सिर्फ 6 बाकी रह गया एडजस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा ठीक है, पीपीपी आइटम खोज रहे थे, तो आगे गए आगे गए आगे गए, हाँ बैड डेट रिकवर्ड 450, इनकम है क्रेडिट साइड ऑफ पीएल बाय बैड डेट रिकवर्ड, हाँ 450। फटाफट करेंगे सर, रुकने का कोई बात नहीं है, फटाफट करने का है। बैड डेट रिकवर्ड हो गया, उसके बाद मिला सैलरीज 22,250, तो पीएल के डेबिट साइड में टू सैलरीज 22,250, कोई एडजस्टमेंट नहीं था, होता तो मैं एक स्टार लगाया होता ना, कोई स्टार वार लगाया हुआ है क्या, नहीं, मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं है सर इसमें। अच्छा, सैलरीज के बाद मुझे मिला सैलरीज पेबल 2450, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाना चाहिए, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में सैलरीज पेबल 2450। ट्रायल बैलेंस में अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो एक एडजस्टमेंट लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट है, कोई भी आउटस्टैंडिंग है तो। प्रीपेड रेंट 300 मिला बैलेंस शीट के एसेट साइड में, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाके मैं लिख रहा हूं प्रीपेड रेंट, ओनली वन एडजस्टमेंट होगा ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन में होता तो दो एडजस्टमेंट होता, तो ट्रायल बैलेंस बैलेंस दिया हुआ है, एक है फैक्टर। नेक्स्ट रेंट मिला मुझे 4300, ये पीएल में चला जाएगा, पीएल के डेबिट साइड में टू रेंट 4300, 4300 रेंट खर्चा है पीएल का डेबिट साइड। अच्छा नेक्स्ट पीएल का डेबिट साइड हो गया, उसके बाद हो गया कैरेज आउटवर्ड 1350, पीएल का डेबिट साइड टू कैरेज आउटवर्ड 1350, टू कैरेज आउटवर्ड 1350। अभी तक तो मेरा ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग का हैबिट हो ही गया होगा। उसके बाद क्या है सर, देखो उसके बाद आपको मिलेगा यहां पर कैरेज आउटवर्ड गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है 3350, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, इनर में लिखा 3350, नहीं नहीं भैया यहां मत लिखो, क्यों 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 क्यों, अरे भैया पहले से लिख रखे हैं इसको, कहां, अरे ऊपर में जगह छोड़ा हुआ है, बस यहां पर लिखना है 3350, ये था ना, हाँ। अब ऐड करके बाहर भेज दो 3350 प्लस 825 4175, चलो ये भी ठीक है। एडवर्टीजमेंट पहले से लिखा हुआ है, तुमने बोला एडजस्टमेंट हो गया है तो मैं भी छोड़ दिया, मुझे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को आगे बढ़ने दो। उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1250, खर्चा है डाल दो, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी
1250। अच्छा, उसके बाद कैश इन हैंड बैंक हो गया, ऑफिस एक्सपेंस 10,160 टू ऑफिस एक्सपेंस 10,160। खर्चा लिखते जाना है सर, खर्चा आ रहा है तो। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 3,000, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। टू इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 3,000। अब देखो आपके ट्रायल बैलेंस में जितना पीपी आइटम था सारा पीपी आइटम ले लिया। अब जो बचा हुआ है उससे बैलेंस शीट आइटम बचा होगा, सारा पीपी आइटम भी खत्म हो गया। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो कुछ बचा है क्या, 1 से लेके 5 हो गया, 6 डेप्रिसिएशन बचा हुआ है। तो बस एक आइटम बचा हुआ है, दैट इज डेप्रिसिएशन, वो भी कर देते हैं। तो मैं लिखना चालू किया, टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन कोलोन दिया, ऑन किसके ऊपर हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी पे 15%। तो ऑन प्लांट एंड मशीनरी 15%, किसके ऊपर, इधर देखो प्लांट एंड मशीन 19,550 था, अब उसमें एक मिस्टेक हो रहा था, वेजेस जोड़ना था 450 का, मतलब 20,000, इस पे 15%, 3,000 का डेप्रिसिएशन। मैंने बोला था डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट होगा, एक तो पीएल में जाएगा, वो तो हो गया, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट से लेस होगा, तो प्लांट एंड मशीनरी से मैं लेस करके लिख दिया यहां पर लेस 3,000, खत्म बात। अच्छा, इसके बाद आई है एक और चीज के ऊपर डेप्रिसिएशन था, फर्नीचर के ऊपर 10%, फर्नीचर भी खत्म हो गया, तो मैं लिख दिया यहां पर आके ऑन फर्नीचर 10%, किसके ऊपर, फर्नीचर का वैल्यू के ऊपर। फर्नीचर कितने का था, 10,250, तो मैं बोल रहा हूं 10,250 का 10%, सो दिस इज 1025, 1025। और मैं फर्नीचर में जाके लेस करूंगा, मेरे पास यहां लिखा हुआ है नहीं है, देखो फर्नीचर आएगा, जो भी आएगा वैल्यू देख लिया जाएगा, और लेस मैं लिख दिया डेप्रिसिएशन, कितना है 1025, बस ये लेस होना चाहिए एसेट से। अब इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट्स यहां पर नहीं बचा, एडजस्टमेंट्स पूरा हो गया। ट्रायल बैलेंस से भी पीपी आइटम ले लिया, तो अब डिफरेंस का फिगर जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट है नेट लॉस निकलेगा, चेक कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट ही आना चाहिए, मेरे को देख कर यही लग रहा है। मैं एक बार लिख के रख देता हूं, नेट लॉस आ जाए तो उधर में भेज देंगे, क्या है बस सर, टाइम टाइम एकदम जगा हुआ है यार। है 139,535 प्लस 450, तो टोटल करना है तो 1,39,985, 139,985 माइनस करना है सारा खर्चा, माइनस 4,175 माइनस 3,900 माइनस 1,475 माइनस 22,250 माइनस 4,300 माइनस 1,350 माइनस 1,250 माइनस 10,160 माइनस 3,000 माइनस 1,025 करके प्रॉफिट आ रहा है 87,100, 87,100 आ रहा है, ये वाला नेट प्रॉफिट 87,100। अब ये जो नेट प्रॉफिट है बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ ऐड होता है, तो मैं 87,100 यहां लिख दिया, नेट प्रॉफिट का जगह बनाया हुआ था, मैं जाके झपझने से लिख दिया। हाँ भैया यहां तक लिख दिया भैया, फिर क्या करोगे, फिर आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, फिर अब बैलेंस शीट का आइटम उठाएंगे। पहले मेरे को मिला प्लांट एंड मशीनरी 19,550, मैं बैलेंस शीट में गया, प्लांट एंड मशीनरी में लिख दिया 19,550, सारा एडजस्टमेंट रेडी हुआ है, 19,550 प्लस 450 20,000 माइनस 3,000 करके आउटर कॉलम में 17,000 हो गया बैलेंस शीट का पहला आइटम। दूसरा फर्नीचर एंड फिटिंग्स 10,250, तो फर्नीचर फिटिंग्स में लिखा 10,250 माइनस 1,025 करके आउटर कॉलम में 9,225 आ जाएगा फिक्स एसेट, फर्नीचर फिक्स एसेट ही तो है। अच्छा, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000 लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, मैं लिख लिया लाइबिलिटी साइड में जाके बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000 लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है सर।
बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद मिला कैपिटल 65,000, तो मैं कैपिटल आके बैठा दिया 65। उसमें एक स्टार था, वो ड्राइंग्स का था, ड्राइंग्स का अगला ही अमाउंट है 8,000, और ड्राइंग्स में भी एक स्टार था, तो हाँ ठीक ही मेरा एडजस्टमेंट बगल में है, मैं क्रॉस चेक भी कर लिया। 8,000 प्लस 35, ड्राइंग्स 11,500 माइनस होना चाहिए, तो 65,000 प्लस 87,100 माइनस 11,500, तो ये बन रहा है 1,40,600, 1,40,600 हो गया सर। आगे 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 मिला डेटर 1,20,000, 2 स्टार के साथ है, देख लेता हूं। हाँ 2 स्टार, देखो 2 एडजस्टमेंट यहां गया, 1,20,000 के साथ 2 स्टार है। 120 माइनस 6,000 माइनस 2,850, 1,11,150, 1,11,150, 1,11,150 हो गया। आगे क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर 47,500, तो लाइबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर 47,500। जो जो बैलेंस शीट का आइटम बचा हुआ है उसको लिखते हुए जाने का बस, अब तो बैलेंस शीट आइटम ही बचा होगा। तो इस साइड में तो सारा चीज मिल ही गया, उस साइड में देखते हैं कुछ छूटा हुआ है क्या, देख रहा हूं, हाँ ये रहा। एक तो कैशड बैंक है 3125, एसेट साइड में आएगा कैशड बैंक 3125, और एक तो था कैश इन हैंड 1450, ये भी हो गया। ये सब देख रहा था तो बस एक चीज याद आया कि लास्ट वाला एडजस्टमेंट में वो स्टॉक निकला था क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट होना चाहिए, एक तो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में वो तो आ गया क्लोजिंग स्टॉक 125, दूसरा मैं भूल गया था डबल एंट्री करना बैलेंस शीट के एसेट साइड में 1,25,000, ये भी आ गया। ये आपने निकाला था वर्किंग नोट नंबर 1 में। आप देखो सारा का सारा आइटम हो गया, कुछ भी नहीं बचा, ऐसा कुछ भी नहीं बचा है। बस अगर कुछ भी नहीं बचा है तो लास्ट में चेक कर लो टोटल टैली हो रहा है क्या। टोटल टैली हो गया मतलब ठीक है, टैली नहीं हुआ मतलब आपके जिंदगी में कांड हो गया। तो मैं लाइबिलिटी साइड से चालू कर रहा हूं, 140,600 प्लस 80 प्लस 2450 प्लस 47,500। इस साइड का टोटल अभी तो मिल रहा है 2,70,550। अब एसेट साइड देख लेते हैं, कहीं कुछ छूट उठ गया होगा तो चेक कर लेंगे, नहीं टैली करेगा तो 117 प्लस 9225 प्लस 125 प्लस 1,11,150 प्लस 300 प्लस 3,125 प्लस 1,450 है। भैया मेरा बैलेंस शीट टैली नहीं है, क्यों नहीं किया पता है? आप लोग चिल्ला रहे थे, मैं सुन नहीं रहा था। ये मैंने टोटल यहां गलत लिख दिया, ये 87 नहीं है, ये 84,100 है। आप कैलकुलेटर चला के देख लो, 84,100 है। पहला गलती ठीक कर लिया आप लोग, ये वाला 84,100 है, ये वाला चीज हो जाएगा 84,100। मैं यहां ठीक कर देता हूं, दूसरा कलर का रेड पेन से लिखता हूं, 84,100 हो जाएगा, समझ रहा है? तो ये हो जाएगा 65 प्लस 84,100 माइनस 11,500, तो ये वाला फिगर चेंज हो जाएगा, मैं रेड से लिख देता हूं 137,600। और मजा का बात, हमारे टाइपिस्ट ने क्वेश्चन टाइप करने में कांड कर दिया है, वो कांड ठीक कराना है मुझे। भैया क्या कांड? ये देखो मैं बताता हूं, देखो ये जो है ना कैश इन हैंड, ये गलत टाइपिंग हो गया, ये 1750 है, 1450 टाइप कर दिया। होता है टाइपिस्ट कभी कभी नशे में रहते हैं, अलग लेवल का वो लोग कर देते हैं, कोई बात नहीं, चलो आप करेक्शन कर लेना अपने उसमें हैंडआउट में 1750, नहीं तो हो सकता है मैं भी करके दे दूं आपको करेक्शन। 1750 है ये, तो मैं यहां पर आके लिख रहा हूं 1750, ये देखो 1750, बस अब टैली कर जाएगा। अब एक बार चेक करते हैं, अब टैली हो जाना चाहिए। 137,600 प्लस 80 प्लस 2450 47,500, हाँ ये आ रहा है 267,550। अब इस साइड में देख लेते हैं, 17,925 प्लस 125
प्लस 1,11,150 प्लस 300 प्लस 3,125 प्लस 1,750, हाँ ये हो गया 267,550। होता है कभी कभी कुछ लोग गलत कर भी देते हैं, तो ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर कर तो लिया सर। देखो मैंने एक सम आपको कराया, ये तो ठीक है। अब आपको और क्या क्या प्रैक्टिस कर लेना चाहिए इसके अलावा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अच्छे से कर लेना, और मैंने मस्ट डू क्वेश्चन फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल आपको दे दिया। तो जो मस्ट डू क्वेश्चन ये कर लेना, मैंने आपको दे दिया है आईसीआई के मॉड्यूल से कौन सा इलस्ट्रेशन नंबर या प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर है, और मॉड्यूल के कौन से पेज नंबर मिलेगा ये भी मेंशन कर दिया। तो छोड़ना मत, ये पक्का करके जाना, इनमें से आने का चांसेस रहता है। मैं जो बोल रहा हूं ये सब करके जाना, इन्हीं में से कुछ आएगा। तो बोल सकता हूं फाइनल अकाउंट्स का रिवीजन फिनिश हो गया। हेलो बच्चे लोग, अपने लोग कर रहे हैं रिवीजन, और रिवीजन के अंदर अब अपने लोग करने वाले हैं एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पता ही है कि क्या होता है, तो इसको लेके मैं बताने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में जनरली जो आता है आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, जो कि कैश बुक होता है। एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो बेसिकली आपका पीएल अकाउंट है जहां से प्रॉफिट निकलता है, और एक बनता है बैलेंस शीट। इसमें कुछ कुछ आइटम्स है स्पेसिफिक जिसको लेके अपने को चर्चा कर लेना चाहिए फटाफट। जैसे कि सबसे पहले आता है डोनेशन। डोनेशन में दो होता है, एक तुम्हारा स्पेसिफिक डोनेशन होता है और एक होता है जनरल डोनेशन। पहले मैं बात करूं जनरल डोनेशन, मतलब डोनेशन दिया मगर ये नहीं बताया कि किस रीजन की वजह से दिया, उसको बोलते हैं जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन जब मिलता है तो उसको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में रिकॉर्ड कर देते हैं। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स में क्या इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है कि वो कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर वो कैपिटल रिसिप्ट है तो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के साथ ऐड हो जाता है, और अगर वो रेवेन्यू रिसिप्ट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखाया जाता है। करेक्ट है। दूसरा बात सर कि डिसाइड कैसे करें भैया कि कैपिटल की रेवेन्यू, तो एग्जाम वाइज बोल रहा हूं, क्वेश्चन पेपर में बता देगा कि कैपिटल है कि रेवेन्यू, किंतु क्वेश्चन पेपर अगर साइलेंट है तो उसको रेवेन्यू रिसिप्ट मान के आगे बढ़ जाना, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले लेना। समझ में आ गया। मैं स्पेसिफिक डोनेशन के बारे में 2 मिनट बाद बात कर रहा हूं। अब अगला बात करते हैं एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस। इसका भी वही बात है, जब मिलेगा मुझे तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में रिकॉर्ड हो जाएगा। अब चेक करो कि कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू। अगर कैपिटल रिसिप्ट है तो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के साथ ऐड होना चाहिए, और अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में दिखाना चाहिए। भैया एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि कैपिटल की रेवेन्यू, क्वेश्चन पेपर बोल देगा। भैया क्वेश्चन पेपर साइलेंट है, तो अब क्वेश्चन पेपर साइलेंट है तो आप एक काम करो, इसको कैपिटल रिसिप्ट मान के कैपिटल फंड में ऐड कर दो। पर हाँ एक शर्त है कि आपका जो एनपीओ है अगर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो बेटर है कि इसको रेवेन्यू रिसिप्ट के जैसे ट्रीट कर लो। इसके अलावा फिर आगे था अपना सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, जो कि अपना रेवेन्यू रिसिप्ट है, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए। फिर तुम्हारा आ जाता है तुम्हारा लाइफ मेंबरशिप फीस। उसमें 2 ट्रीटमेंट होता है। नंबर 1, अगर आपको लाइफ मेंबरशिप फीस मिला है तो उसको लाइबिलिटी साइड और बैलेंस शीट में दिखा दो बस। अगर मेंबर का डेथ हो जाए तो उसके बाद वो लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दिया। और दूसरा तरीका क्या है, लाइफ मेंबरशिप फीस को लो, अगर मिला है तो जो अमाउंट इक्विवेलेंट टू एनुअल सब्सक्रिप्शन जितना है उतना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा दो, बाकी को आप बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखा दो। और अगर आपका मेंबर पहले मर जाता है, आपका अकाउंटिंग कंप्लीट होने से पहले, तो लाइफ मेंबरशिप का फीस का जो भी बैलेंस है उसको कैपिटल फंड में ऐड करके दिखा दो। फिर इसके अलावा था एक तो आपका लेगेसी रिसिप्ट। अगर लेगेसी रिसिप्ट दिया तो कैपिटल रिसिप्ट है, वो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के साथ ऐड करके दिखाना पड़ेगा। और अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो उसके लिए क्या होता है, जब स्पेसिफिक डोनेशन अगर आपको कोई मिलता है तो आपका जो स्पेसिफिक डोनेशन, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग फंड इस साल मिला है तो बिल्डिंग फंड में ऐड करके दिखा देंगे। समझ में आ रहा है। अगर इस स्पेसिफिक फंड को यूज करके कोई इनकम कमा रहे हो तो वो भी इस फंड के साथ ऐड हो जाएगा। इसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट हो दिखाई दे तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाता है। अगर आपने ये स्पेसिफिक फंड यूज करके खर्चा किया है तो देखो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग फंड है, उसके लिए बिल्डिंग आपने कंस्ट्रक्शन किया है, तो जितना रुपए का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाना चाहिए, और सेम अमाउंट आपको बिल्डिंग फंड से निकाल के कैपिटल फंड में ऐड कर देना चाहिए। और यही जो खर्चा है अगर कोई रेवेन्यू नेचर का हुआ, फॉर एग्जांपल प्राइज ट्रस्ट फंड है और आपने प्राइज अवार्ड किया है, तो जितना रुपए का खर्चा हुआ है उसको सिर्फ प्राइज फंड से माइनस कर दो, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो मोटा मोटा ये सब बात है, ठीक है ना। जनरली जो क्वेश्चन देता है वो लोग आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स देता है और उसे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाने बोलता है, या फिर उल्टा भी दे देता है कभी कभी, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स सब क्या बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर देता है
आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स एंड बैलेंस शीट बनाने देता है। तो इस तरह के सम आते हैं। तो बिना कोई टाइम लॉस किए अपने लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक लास्ट आपको बात बता दूं, अगर आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दे दिया है और वहां से अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है तो आपको रेवेन्यू आइटम्स में एडजस्टमेंट करना पड़ता है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड प्रीसिप का। एडजस्टमेंट क्या है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से फिगर लो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस कर देना, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड कर देना, ओपनिंग प्री लेस कर देना, सॉरी ऐड कर देना, और क्लोजिंग प्री लेस कर देना, करके जो फिगर आता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है। मोटा मोटा ये बात था, मैंने फटाफट बोलने का कोशिश किया कि कम से कम में जितना ज्यादा आपका रिवीजन हो सके। तो चलो एक काम करते हैं, एक सम करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जितना पॉइंट्स था देख, मैंने फटाफट बोलने का कोशिश किया। इसी को अगर आप बार बार सुनोगे ना, धीरे धीरे करके भी सुनोगे, उसमें ऑप्शन होता है ना स्पीड कम बेसी करने का, तो अगर आप करके देखोगे तो आपको काफी फायदा मिलेगा, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा रिवीजन हो जाएगा। देखो, मैं एक सम नंबर 1 कर रहा हूं। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप यहां पर वीडियो को पॉज करो, ये जो सम मैंने दिया है इसे एक बार रीड कर लो, ठीक है ना? और रीड करने के बाद फिर इस सम का देखो तो मजा आएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप पॉज करके रीड कर लिए हैं। अब मैं आगे पढ़ता हूं, क्या बोल रहा है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द क्लब्स बैलेंस शीट एज एट 31st March 19, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने बोल रहा है। द क्लब्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इस साल का, एंड क्लब्स क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 20, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाने बोल रहा है। तो मेरा तरीका क्या, मैं क्या करता हूं, जैसे अपने लोग के लिए तो सम नंबर 1 ही है। नाम क्या दिया था पहले पढ़ लेता हूं फट से। द स्पोर्ट्स राइटर क्लब पढ़ लेते हैं, चलो। द स्पोर्ट्स राइटर क्लब गिव्स द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दिया है, कौन सा चीज कहां जाएगा एक बार फटाफट पता कर लो। ये ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। सब्सक्रिप्शन इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में जाएगा, ये भी इनकम साइड में, ये भी इनकम साइड में। सैलरीज आपका एक्सपेंडिचर है, रेंट एक्सपेंडिचर है। लाइब्रेरी बुक्स एसेट खरीदे हैं, बैलेंस शीट का आइटम है। मैगजीन न्यूज़पेपर खर्चा है, एक्सपेंडिचर। सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंडिचर है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये बैलेंस शीट आइटम है। क्लोजिंग कैशबैक बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है 31st March 19 और 20 का, मतलब ये ओपनिंग दिया है और ये क्लोजिंग दिया है। सैलरीज आउटस्टैंडिंग दिया है, सैलरीज में एडजस्टमेंट है, कहां गया? अरे एडजस्टमेंट क्या है, एक ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग, ओपनिंग वाला लेस कर देंगे, क्लोजिंग वाला ऐड कर देंगे। और दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी मुझे मिल गया सर यहां पर, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी एडजस्टमेंट है, मैं लगा दिया यहां पर एडजस्टमेंट। अब इसके साथ वही ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस, क्लोजिंग वाला ऐड, और लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग मैगजीन, मैगजीन में भी एडजस्टमेंट है, ओपनिंग वाला आउटस्टैंडिंग लेस, क्लोजिंग वाला ऐड, और आउटस्टैंडिंग है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। फिक्स डिपॉजिट ये तो बैलेंस शीट में जाएगा। इंटरेस्ट अक्रूड, अक्रूड इंटरेस्ट है वही है, इसके साथ एडजस्टमेंट हो जाएगा इंटरेस्ट के साथ। ओपनिंग अक्रूड लेस करेंगे, क्लोजिंग अक्रूड ऐड करेंगे, और अक्रूड इंटरेस्ट एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में आएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, तो सब्सक्रिप्शन के साथ भी एडजस्टमेंट है। रिसीवेबल मतलब अक्रूड आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस करेंगे, क्लोजिंग वाला ऐड कर देंगे, और अक्रूड सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंस, तो प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंस में भी एडजस्टमेंट हो गया, ओपनिंग प्रीपेड ऐड होगा, क्लोजिंग प्रीपेड लेस होगा, और प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंस बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। फर्नीचर का ओपनिंग दिया, क्लोजिंग नहीं दिया है, तो हम निकालेंगे, मेरा जिम्मेदारी है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग दिया, क्लोजिंग नहीं दिया है, हम निकालेंगे, मेरा जिम्मेदारी है। लाइब्रेरी बुक्स का ओपनिंग दिया, क्लोजिंग नहीं दिया है, मेरा जिम्मेदारी है, मैं निकालूंगा। द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर टू बी डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10 and 20% रेस्पेक्टिवली, इंक्लूसिव ऑफ एडिशन इफ एनी ड्यूरिंग देयर। तो डेप्रिसिएशन का स्टोरी बोल रहा है, तो डेप्रिसिएशन तो लेस करके दिखाएंगे एसेट से, और डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी दिखा देंगे, हो जाएगा। फिर बोला है द क्लब्स लाइब्रेरी बुक आर रीवैल्यूड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एंड द वैल्यू एट द एंड ऑन 31st March इज 5250। ये वाला बैलेंस बता रहा है, क्लोजिंग बैलेंस 5250 दे दिया है। अब ये सब डेटा दिया, आपको बनाने बोल रहा है सब कुछ, तो सब कुछ मैं बनाने चला। क्लब का नाम क्या था? स्पोर्ट्स राइटर क्लब, मैं लिख रहा हूं आपके लिए, स्पोर्ट्स राइटर क्लब।
पहले अपने को बनाना है मना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें लिखना पड़ता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 था शायद, हाँ 31 मार्च 20। पहले फॉर्मेट बनो, चलो साथ साथ फॉर्मेट बना लो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसके बाद आधा पेज का ओपनिंग बैलेंस शीट बना लो। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 19, ये अपना ओपनिंग बैलेंस शीट बन रहा है। और एक बनेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट, दैट इज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 20। हाँ, जगह और चाहिएगा तो बढ़ा लेंगे आप, चाहिएगा तो सही बढ़ा ही लो। चलो रुपीज रुपीज एसेट लाइबिलिटीज वो सब भरने वाला काम आप कर लेंगे, मैं वो सब में दिमाग नहीं लगा रहा, मैं पढ़ने चला सर। एक एक आइटम लेके कर रहा हूं। पहला मिला ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस 4820, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड कैश एंड बैंक 4820। पहले मिला, जो मिल रहा है वो बैठाते जाओ, तरीका यही है। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैं कैश एंड बैंक का जगह छोड़ देता हूं, ये मेरा हैबिट है, इसका कोई रूल नहीं है, मैं हैबिट है। पहला आइटम में यही लिख के दिखाता हूं। अब इसके बाद अगला मिला सब्सक्रिप्शन 28600, एक स्टार मिला जिससे याद है एडजस्टमेंट है। सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में जाएगा, तो इनकम साइड में जाके लिख रहा हूं बाई सब्सक्रिप्शन, बाई सब्सक्रिप्शन, ये था 28600। अब एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट में नजर मार लो, क्या था, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल था। ये रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग अक्रूड। तो आपको तो पता ही है कि अपना जो भी ओपनिंग अक्रूड है यहां पर वो लेस कर देंगे, और जो क्लोजिंग अक्रूड है वो ऐड कर देंगे। और फिगर वाइज बात करें, फिगर वाइज अगर मैं बात करूं तो ओपनिंग अक्रूड 1263 है, और जो क्लोजिंग अक्रूड है वो 1575 है। पहले तो यहां पर आएगा 28600 माइनस 1263 प्लस 1575, 28912। दूसरा क्या करना है बोलिए तो। अब एक काम कीजिए, ओपनिंग अक्रूड जो है, अक्रूड सब्सक्रिप्शन, वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। ओपनिंग अक्रूड जो है ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में गया और मैं यहां लिख रहा हूं 1263, और क्लोजिंग अक्रूड है 1575 क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला गया और मैं लिख दिया अक्रूड सब्सक्रिप्शन 1575। क्या जी ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है ये भी देखिए, ये वाला हो गया सर। अब आगे 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 मिसलेनियस इनकम 700। इनकम है, मैं इनकम साइड में क्या जाके लिख रहा हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में मिसलेनियस इनकम, मगर इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में भेज दिया 700 इनकम। ठीक है सर। आगे इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 2000 है, बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 2000 है, बट एक स्टार था वो याद दिलाया कि अक्रूड इंटरेस्ट था मेरे यहां पर। मैं दिखाता हूं, ये रहा इंटरेस्ट अक्रूड, ओपनिंग भी 500 क्लोजिंग भी 500। और आपको रूल पता ही है, ओपनिंग अक्रूड अपने लोग लेस करते हैं जो कि है 500, और क्लोजिंग अक्रूड ऐड करने का तो मैं लिख दिया क्लोजिंग अक्रूड ऐड होगा 500, नेट करके बाहर में 2000।
और अक्रूड सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो मैं आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया लिखने के लिए अक्रूड सब्सक्रिप्शन। अक्रूड सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का था? अक्रूड सब्सक्रिप्शन 500। ओपनिंग अक्रूड 500 था ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग अक्रूड क्लोजिंग बैलेंस शीट में चले जाइए, यहां पर लिखिए अक्रूड सब्सक्रिप्शन 500। जैसे जैसे आइटम मिलते जाओ लिखते जाओ, अपोजिट वे में लिखोगे बच्चा दिक्कत हो जाएगा। अच्छा आगे क्या बोल रहा है देखते जाते हैं। अब मैं आ गया इधर में सैलरीज खर्चा है 12,000, मगर एक स्टार भी है। स्टार से याद आया एडजस्टमेंट भी है, तो मैं एक्सपेंडिचर साइड में आया टू सैलरीज, इनर में लिख दिया 12 क्योंकि एडजस्टमेंट है। अब मैं एडजस्टमेंट्स देखने गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग 710 170, और आपको रूल पता है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होता है और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था 710 जो लेस होगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 170 ऐड हो जाएगा। 12,000 माइनस 710 प्लस 170 11,460 आएगा। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में जाएगा। ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में गया, ऊपर में थोड़ा जगह छोड़ दिया कैपिटल फंड के लिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था 710, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिया। हो गया सर। अब चलो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, वहां लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज 170, मैंने लिख दिया सर। ओपनिंग वाला ओपनिंग क्लोजिंग वाला क्लोजिंग। झंझट खत्म करो, छुओ तो झंझट खत्म करो। अच्छा आगे और क्या है देखो, कहां गया? रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 7220 खर्चा है, स्टार भी है। रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो मैं यहां पर लिखने गया टू रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 7220। नियम वही है, आउटस्टैंडिंग था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होगा और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। और यहां फिगर था एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो 864 973, 864 ओपनिंग था, 973 क्लोजिंग था। 7220 माइनस 864 प्लस 973 शायद 7329 आएगा। किंतु आउटस्टैंडिंग रेंट इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस शीट में भी जाएगा, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था मुन्ना 864 ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट में चले जाओ, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और यह है 973 973 973। हो गया सर। आगे चलो सर आगे। अब मिला लाइब्रेरी बुक्स। लाइब्रेरी बुक्स खरीदे हैं ना, तो लाइब्रेरी बुक्स का इधर देखो मैं दिखाता हूं। ओपनिंग दे दिया था 5,000, लाइब्रेरी बुक्स एसेट है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में मैं लिख दिया आपके लिए पहले लाइब्रेरी बुक्स, ये 5,000 का ओपनिंग दिया हुआ है। हो गया सर। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आया और मैं यहां पर आके लिखा आपके लिए लाइब्रेरी बुक्स, ओपनिंग में दिया था 5,000। अपने को रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में एडिशन मिला था, एडिशन हुआ 1,000, तो मैंने लिख दिया ऐड एडिशन, नया खरीदे हैं तो ऐड होगा एडिशन 1,000। और नियम के मुताबिक यहां से लेस होना चाहिए डेप्रिसिएशन, करके आउटर कॉलम में जाएगा क्लोजिंग। मजा का बात है क्लोजिंग ये लोग दे दिया था नीचे लाइन में, लास्ट लाइन में 5250, तो मेरे को क्लोजिंग पता है 5250 आएगा, तो डिफरेंस का फिगर डेप्रिसिएशन है, तो 5,000 प्लस 1,000 माइनस 5250, तो 750 का डेप्रिसिएशन निकल गया। आइटम पकड़ो खत्म करो। अब ये डेप्रिसिएशन आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी आना चाहिए, तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आके लिखा टू डेप्रिसिएशन, कोलोन देख के मैंने पहला लिख दिया ऑन लाइब्रेरी बुक्स
इनर में लिख दिया 750। और भी एसेट है फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इसका भी आएगा, तो मैं जगह छोड़ देता हूं ऑन फर्नीचर। अच्छा ये वाला को तुम डायरेक्टली बाहर ही लिख सकते हो, इनर में लिखने का ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्टली बाहर भी लिख सकते हो, ऑन फर्नीचर ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। मैं इसके लिए जगह छोड़ के रख दिया कि जब आएगा डेप्रिसिएशन तब लिख देंगे। और दो एसेट था मुझे दिखाई दे रहा था। अच्छा अब आगे और क्या मिला देखो, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 2172 एक स्टार के साथ, तो खर्चा में लिखो 2 मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, और ये अमाउंट था 2172। स्टार था, एडजस्टमेंट था, मैं एडजस्टमेंट में झागा, मुझे आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रहा है, मुझे पता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होता है और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, तो 226,340 226,340 2172 माइनस 226 प्लस 340 2286। किंतु आउटस्टैंडिंग जो है वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में भी जाएगा, ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। तो मैं क्या ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखने आउटस्टैंडिंग मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, ओपनिंग वाला था 226, ओपनिंग बैलेंस शीट में 226 लिख दिया। फटाफट करो, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाओ, आउटस्टैंडिंग मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 340 था शायद, 340। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। हाथ वत रोकने का ही नहीं है मुन्ना, अब उतना टाइम थोड़ी ना बचा है हाथ रोक रोक के लिखे, आपको भी लिखना है लगातार 3 घंटा, याद है ना कि भूल गए। अच्छा भैया फिर मुझे मिला सन्ड्री एक्सपेंस, कुछ फिगर ऊपर नीचे, अच्छा ये फिगर ऊपर नीचे हो रखा था, ये ठीक है। ये सन्ड्री एक्सपेंस है 10,270, थोड़ा टेढ़ा हो गया था, कोई बात नहीं। सन्ड्री एक्सपेंस में आके अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखूंगा, मैं लिखा 2 सन्ड्री एक्सपेंस, इनर में 10,278 10,278। नीचे एडजस्टमेंट में मुझे मिला सन्ड्री एक्सपेंस का प्रीपेड दिया हुआ था, प्रीपेड, और प्रीपेड का एडजस्टमेंट आपको पता होगा, ओपनिंग प्रीपेड ऐड होता है और जो क्लोजिंग प्रीपेड है वो लेस होगा, करेक्ट। ओपनिंग प्रीपेड था 417, ये ऐड हो जाना है, और क्लोजिंग प्रीपेड 620 वो लेस हो जाना है। 10,278 प्लस 417 माइनस 620 10,075। प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंस बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाके मैं लिख दिया पहले प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंस, ओपनिंग वाला था 417, हाँ ओपनिंग बैलेंस शीट में 417। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला गया सन्ड्री, नहीं प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंस, प्रीपेड है सन्ड्री एक्सपेंस 620 एसेट साइड, हाँ ये भी हो गया। फिर क्या है देखें तो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे 2450, तो यहां पर से यहां जाने का मिला ओपनिंग 7200 है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाओ, पहले लिखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ओपनिंग बैलेंस था 7200 ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट में गया लिखने के लिए मैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग 7200 था, ये एडिशन हुआ था 2450 का,
एडिशन है 2450, और बस इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का स्टोरी बोला था। मैंने पढ़ा था स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में डेप्रिसिएशन होगा, फर्नीचर के ऊपर 10% बोल रहा है, देख लो, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 20। तो ये जो 7200 और 2450 है, इसके ऊपर 20% मेरा डेप्रिसिएशन है। 7200 प्लस 2450, इसके ऊपर 20%, 1930 का डेप्रिसिएशन है। 7200 प्लस 2450 माइनस 1930। देख ले भाई, द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर टू बी डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10 एंड 20। हाँ ठीक ही है। तो ये आ रहा है 7720, पर काम का फिगर यहां से निकला डेप्रिसिएशन 1930, जो कि मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। मेरा जगह बनाया हुआ है, मैं जा रहा हूं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जाके लिख दिया यहां पर 1930, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जाके मैं लिख दिया 1930। जैसे जैसे मिलते जाए वैसे वैसे भरते जाओ, सजाने जाओगे ज्यादा मर जाओगे। अच्छा, फिर ओहो ये 2450 नहीं था, ओहो मैं टेढ़ा देख लिया, सॉरी ये 1000 था। थोड़ा सा फिगर चेंज हो जाएगा मुन्ना, सॉरी वो 1000 था, मैं टेढ़ा देख लिया। वन थाउजेंड था एडिशन, सॉरी 2450 नहीं था बच्चे, ये 1000 था। गुस्सा मत होना यार, थोड़ा टेढ़ा हो गया था यार, क्या करे, चश्मुल्ला आदमी हूं भाई, चश्मुल्ला आदमी थोड़ा टेढ़ा देख ही लेता है। हाँ 1640 है डेप्रिसिएशन। सिक्स 6560। अच्छा वहां 1640 ऊपर कर दें, रुक जा वो ठीक कर दें। 1640 था वो फिगर, ये वाला स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1640। हाँ थोड़ा टेढ़ा हो गया था ना बस इसीलिए। अब उसके बाद बैलेंस है 2450, कैश का बैलेंस है, कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस में मेरा जगह बनाया होता देखो 2450, मैंने बड़ा बड़ा करके लिखा, पहला आइटम है कैश एंड बैंक 2450। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो मेरा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का मैंने सारा आइटम ले लिया। अब मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन देख रहा हूं, क्या छूट गया। फिक्स डिपॉजिट ओपनिंग भी 20, क्लोजिंग भी 20, 10% फिक्स डिपॉजिट। तो मैंने लिखा ओपनिंग बैलेंस शीट में 10% फिक्स डिपॉजिट है। ओपनिंग में 20,000 था, क्लोजिंग में भी 20 था, तो मैं लिख देता हूं 10% फिक्स डिपॉजिट, 10% फिक्स डिपॉजिट, ओपनिंग में भी 20, क्लोजिंग में भी 20। चलो अच्छा, देख देख के बढ़ा दिया। फिक्स डिपॉजिट के बाद और क्या बचा है, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया बाय द वे। फर्नीचर 9600 ओपनिंग है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाओ और फर्नीचर लिख दो। देखो ये सब सम थोड़ा लेंदी सम आता है, अब टाइम लगेगा सो लगेगा। 9600 क्लोजिंग बैलेंस शीट में आओ, फर्नीचर इनर कॉलम में 9600 लिख दो, और लेस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि नीचे बोला था मुझे याद है फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन है। 10% मतलब 960 हो जाएगा, और तो कुछ था नहीं। तो 9600 माइनस 960 दैट इज 8640, 8640। अच्छा ये जो 960 का डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाओ, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला गया और मैं 960 का डेप्रिसिएशन लिख दिया। मैं जगह छोड़ा था डेप्रिसिएशन भाई, मैं लिख दिया ये वाला 960 मैंने लिख दिया, यो बेबी यो मैंने लिख दिया। फिर और क्या करना है, देखें फर्नीचर भी हो गया, ये भी हो गया, सब कटकुट आ गया। अब एक काम करो, सबसे पहले अगर मेरा बात मानो तो आप चले जाओ अपना ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए। सब कुछ हो गया, क्योंकि अब जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैपिटल फंड ही बचा है। फोर 820 1263 500 5000 417 7200 20,000 9600।
इधर का टोटल शायद 48,800 आ रहा है। 710, 864, 226। हाँ भैया जी, कैपिटल फंड आ रहा है, इसी के लिए तो ये बनता है। ये फिगर दिया हुआ नहीं था, बैलेंसिंग फिगर निकलेगा 47,000। बैलेंस करना आता है, बैलेंस करके निकाल लो 47। ओपनिंग बैलेंस शीट देख लो सर, मैंने स्क्रीन के सामने रखा। अब ये ओपनिंग कैपिटल फंड कहां लेके जाओगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में रह जाएगा। तो मैं ये 47 लेके जा रहा हूं यहां पर। क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैंने लिखा कैपिटल फंड, ओपनिंग है 47। अब मुझे सरप्लस या डेफिसिट चाहिएगा, तो उसके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर खत्म करना पड़ेगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाइए और बैलेंस कीजिए। देखिए सरप्लस कितना आ रहा है या डेफिसिट कितना आ रहा है, वट एवर। 28,912 प्लस 700 प्लस 2000 माइनस 11,460, 7,329 माइनस 750 माइनस 960 माइनस 1640 माइनस 2286 10075। बस, अरे डेफिसिट आ गया 2,888। तो मैं लिखूंगा बाय डेफिसिट 2,888। हाइफन देके लिखना मत भूलना, नहीं तो मार्क्स कटेगा। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। हो गया 2,888, हो गया 2,888, हो गया 2,888। अभी डेफिसिट आपके कैपिटल फंड से लेस कर दिया जाता है, लेस डेफिसिट 2,888। और तो कुछ था नहीं, एडजस्ट करके आ रहा है 44,112, 44,112। अब बैलेंस शीट का टोटल टैली करवाना है। हे भगवान, इन छोटे छोटे बच्चों का बैलेंस शीट टैली कराना, इन्होंने बहुत मेहनत किया है। लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 45,595। एसेट साइड का भी एक बार देख ही लेते हैं। 2450, 1575, 500, 5250, 620, 6560 प्लस 20, 8640। लो जी लो, खुशी की लहरें दौड़ पड़ी, हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया, टैली हो गया। होना ही था। हमारे देश के फ्यूचर अकाउंटेंट लोग बैठ के बैलेंस शीट बना, बैलेंस शीट टैली ना, ऐसा हिम्मत है क्या बैलेंस शीट का? टैली हो गया। देखो सब में ऐसा कुछ है नहीं, आपको स्टेप वाइज फॉलो करना है। आप अगर देख लियो मेरा स्टाइल, अगर वैसे फॉलो करेगा तो मेरे ख्याल से एक बार में टैली हो ही जाना चाहिए। ठीक है सर। और एक और सम मैं करा देता हूं। ये सम नंबर 2 भी देखते हैं सर, क्या बोला है 2। सम नंबर 2 एक बार आप रीड कर लो, पॉज करो, रीड करो, फिर आगे देखते हैं सर। ठीक है। A club provide following data relating to prize fund as on 31st March 20। ईयर का एंड 31st March 20 है, ये दे दिया। प्राइज फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाई देगा प्राइज फंड। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, फंड को लिए इंटरेस्ट मिला तो फंड में जाके ऐड हो जाएगा, फंड में जाके ऐड हो जाना चाहिए। प्राइज गिवन ड्यूरिंग देयर, प्राइस अवार्ड हुआ तो फंड में जाके लेस हो जाना चाहिए, ये ऐड होगा वो लेस होगा। डोनेशन रिसीव टुवर्ड्स प्राइज फंड, इस साल मिला और तो ये जाके ऐड हो जाना चाहिए। ये तो बैलेंस शीट का इफेक्ट पता ही है, किंतु क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, मजा तब आएगा। गिव जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द ट्रांजैक्शन गिवन। जर्नल एंट्री बोल रहा है, ओपनिंग बैलेंस के लिए जर्नल एंट्री नहीं करनी। इंटरेस्ट मिला है, इसका 2 एंट्री कर लो।
बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, और ये इंटरेस्ट को प्राइस फंड में डालना है तो इंटरेस्ट डेबिट टू प्राइस फंड। प्राइस अवॉर्ड हुआ, दो एंट्री होगा, प्राइस अवॉर्डेड टू बैंक, और प्राइस अवॉर्डेड को फंड में क्लोज करना है तो प्राइस फंड तो प्राइस अवॉर्डेड, और डोनेशन मिला है बैंक टू प्राइस फंड, बस। और बोलता है बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिखाओ कैसा लगेगा देखने में। तो मैं आपके लिए सबसे पहले जर्नल एंट्री करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 बुक्स ऑफ वो सब तुम लिख लेना। पहला एक एक करके मैं बात करता हूं, एक एक करके मैं बात करता हूं, घबराएंगे नहीं। पहले इंटरेस्ट मिला है प्राइस फंड के ऊपर 1000 का, तो इंटरेस्ट मिला तो आप एक एंट्री भी कर सकते हैं, बट मैं दो प्रेफर करता हूं। पहला एंट्री होना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड, 1000 का इंटरेस्ट मिल गया। और इंटरेस्ट खास है, इसको प्राइस फंड में ऐड करना पड़ता है, तो इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड अकाउंट डेबिट टू प्राइस फंड। नरेशन में नहीं लिख रहा हूं, नरेशन आपका जिम्मेदारी है, लिखना तो चाहिए नरेशन। हो गया। दूसरा, प्राइस गिवन ड्यूरिंग देयर 2000, प्राइस अवॉर्ड किया है, तो मैं बोल रहा हूं प्राइस अवॉर्डेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्राइस अवॉर्डेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने प्राइस अवॉर्ड किया है, कितने का प्राइस है 2000, तो मैं लिखूंगा 2000 रुपए का। अब प्राइस अवॉर्डेड को फंड में एडजस्ट करना पड़ेगा, तो प्राइस फंड अकाउंट डेबिट टू प्राइस अवॉर्डेड, टू प्राइस अवॉर्डेड 2000। फटाफट करना है सर, ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते। और तीसरा बोल रहे डोनेशन मिला है 5000 रुपए का, तो अगर डोनेशन मिला है 5000 रुपए का प्राइस फंड के लिए, तो इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्राइस फंड 5000। तो जर्नल एंट्री मांगा था, तो मैंने जर्नल एंट्री आपको दिखा दिया। तो ये जर्नल एंट्री आपको सीख के जाना पड़ेगा सर, ये सब एग्जाम में आ सकता है सर। अगर आप नहीं करके जाओगे, क्या होता है बच्चा लोग छोड़ देता है ये सारा चीज, और फिर इंस्टीट्यूट पूछ लेता है और बच्चा लोग हाहाकार मचाता है, डिफिकल्ट पेपर, डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्या है भाई, सब है सिलेबस का पार्ट, करना पड़ेगा। ठीक है, आगे मुन्ना, आगे अब एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बोलना था 31 मार्च 20 को, तो मैं एक बैलेंस शीट भी बना रहा हूं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 20, ब्रैकेट में लिखा एक्सट्रैक्ट, मतलब ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, एक्सट्रैक्ट है, पूरे बैलेंस शीट का एक छोटा सा हिस्सा है। जितना डेटा हमारे पास है बस हम वही सारे डेटा यहां पुट कर देंगे। ये बैलेंस शीट का टोटल वोटल भी नहीं लगाना पड़ता, टोटल टैली भी नहीं करेगा, क्योंकि सारा डेटा है ही नहीं बैलेंस शीट का। लिखते कैसे इसको मैं अभी दिखाता हूं, देखो फटाफट। देखो प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस 25 है, तो प्राइस फंड को बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखा देते हैं। प्राइस फंड ओपनिंग बैलेंस 25 इनर कॉलम में लिखो, इनर में, क्योंकि इसमें बहुत एडजस्टमेंट था। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 20,000 ओपनिंग बैलेंस दिया है, एसेट साइड में जाएगा। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में दिखाओगे 20,000। इंटरेस्ट मिला है 1000 रुपए का, ये ऐड हो जाएगा फंड के साथ, ऐड इंटरेस्ट मिला है फंड के ऊपर 1000, फंड में ऐड हो जाता है। प्राइस गिवन 2000, गिवन या अवॉर्डेड जो भी बोल लो, प्राइस अवॉर्डेड था वे लेस हो जाएगा। और लास्ट वाला था ड्यूरिंग देयर और डोनेशन मिला 5000 का, तो ऐड प्राइस फंड के लिए डोनेशन रिसीव्ड हुआ है 5000, वो भी ऐड हो जाएगा, बस। अब ये आ गया 25 + 1 - 2 + 5 29,000, 29,000। बोलो ठीक है।
और कुछ बचा है नहीं, ऐसे ही बैलेंस शीट खुला खुला छोड़ो, हवा आने जाने दो। ये लोग यही प्रेजेंटेशन मांगा था बैलेंस शीट। तो देखो इस चैप्टर में जो जो डिफिकल्ट पॉइंट होता है वो मैंने सारा कवर कर लिया है और कुछ बचा नहीं है। बट मैंने एक लिस्ट ऑफ सम्स दी है सर, ये आईसीआई मॉड्यूल से, ये सारे इलस्ट्रेशन नंबर, ये सारे पेज नंबर, इनको करके जरूर जाना, छोड़ के मत जाना। फिर बोलना मत कि सर आपने बताया नहीं, भैया आपने बताया नहीं। तो इसी के साथ हमारा एनपीओ का रिवीजन समाप्त हुआ।